Hey guys, welcome to my channel Technically Immortal. Today we will discuss about Bernoulli's equation. तो बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे किया जाता है, बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या है और उसके एजम्पशंस क्या है। तो पहली बात, बर्नौलीज इक्वेशन, ये इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स का बेस माना जाता है। ये इक्वेशन बेस्ड है लॉ पे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये है हमारी डायग्राम बर्नौलीज इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए। तो जैसे हम देख सकते हैं, ये एक पाइप है जिसका डायमीटर यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है। ये कुछ हाइट पे रख दिया गया है। अब इधर से फ्लूइड अंदर आ रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। तो जैसे फ्लूइड अंदर निकल जा रहा है उसकी वेलोसिटी है v1, वो जिस प्रेशर से फ्लो हो रहा है वो है p1, और इस सेक्शन का एरिया है 1 A1। इसे हम कह देंगे सेक्शन 1 और इसे हम कह देते हैं सेक्शन 2 और सेक्शन 1 जमीन से Z1 इतनी हाइट पे है। अभी अगर हम दूसरी सरफेस की बात करें तो वो है सेक्शन 2 यहाँ पे वेलोसिटी है v2, प्रेशर है p2 और एरिया है A2। सेक्शन 2 जमीन से या फिर किसी रेफरेंस से Z2 इतनी हाइट पे है। तो बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी तीन चीजों की। सबसे पहली चीज है काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम सब ने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv²। हमें जिस दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgz। यहां पे v हमारा वेलोसिटी है और m हमारा मास है जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड का मास। pe मतलब पोटेंशियल एनर्जी, m हमारा वापस मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन और z ये जो हाइट है ये डाटम से या फिर किसी रेफरेंस से, उसे हम z बोल देंगे। और एक तीसरी जो और आखिरी चीज की जिससे हमें जरूरत पड़ेगी वो है वर्क डन। जैसे हम सबने पढ़ा है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अभी अगर हम डिफरेंस ले लेंगे तो अभी जैसे यहां पे वेलोसिटी कम रहेगी क्योंकि यहां पे एरिया ज्यादा है, और यहां पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि ये एरिया कम है। तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और यहां काइनेटिक एनर्जी कम है। तो इसे हम लिखेंगे ½m1v1² माइनस ½ m2v2²। ठीक है। अब दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी आएगी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि यहां पे हमारी हाइट ज्यादा है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि यहां पे हाइट कम है। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं m1 gz1
माइनस M2G Z2। यहाँ पे एक बात गलत हो गई है कि हम इधर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कम है और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो हम इस काइनेटिक एनर्जी में से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ की माइनस ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ की। ठीक है, ये एक मिस्टेक नोट कर लीजिएगा जो अभी हुई है। तो ये एक हमारा इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी का बन गया। अब हम वर्क डन के बारे में देखेंगे। जैसे वर्क डन, अभी इधर हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कन्वर्जन के लिए हमें कुछ वर्क डन लग रहा है। तो ये वर्क डन हम कैसे लिख सकते हैं? P1 A1 डिस्प्लेसमेंट 1 माइनस P2 A2 डिस्प्लेसमेंट 2। अब जैसे हम देख सकते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हमारा वॉल्यूम। तो हम इसे लिखेंगे P1 इंटू dV1 माइनस P2 इंटू dV2। यह भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, P1 V1 जो कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ये वही फॉर्मूला है। तो अभी हम इसे बोल देंगे इक्वेशन 1, इसे बोल देंगे इक्वेशन 2 और इसे बोल देंगे इक्वेशन 3। जैसे कि मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और उसके लिए कुछ वर्क लग रहा है जो हमारा वर्क डन है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो अब ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे सब वैल्यूज। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हाफ M2V2 स्क्वायर माइनस हाफ M1V1 स्क्वायर। मैं सिर्फ ये प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूं और माइनस वाली टर्म बाद में लिख रहा हूं, ताकि ऐसे समझने में थोड़ा इजी पड़ता है, हमको आदत रहती है इसलिए। इज इक्वल्स टू M1GZ1 माइनस M2GZ2 प्लस P1dV1 माइनस P2dV2। अभी हम इधर देख सकते हैं हमारे पास ये dV1 है, dV2 है, P1 है, P2 है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम को, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। ये डेंसिटी का सिंबल है, इसे रो बोला जाता है। तो हम ये कैसे लिखेंगे? अभी ये इक्वेशन फिर क्या बन जाएगा? हाफ M2V2 स्क्वायर माइनस हाफ M1V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू M1GZ1 माइनस M2GZ2 प्लस P1 इंटू M1 अपॉन रो 1 माइनस P2 इंटू M2 अपॉन रो 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो सब 1 वाली टर्म हम एक साइड में ले आएंगे और सब 2 वाली टर्म हम दूसरी साइड में डाल देंगे। तो यह कैसे बन जाएगा? हाफ M2V2 स्क्वायर प्लस M2GZ2 प्लस P2 इंटू M2 अपॉन रो 2
इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस m2gz2 प्लस p2 इंटू m2 अपॉन रो 2। अब हमें पता है कि रो इंटू जी मतलब डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा होता है ओमेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा मैं और पूरे ये जो इक्वेशन है इसे जी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, और सब टर्म्स में रीअरेंज कर लूंगा तो जैसे ये पहली टर्म है इधर ये जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, P2 m2 अपॉन ओमेगा 2 प्लस यहां पे तो जी चला जाएगा तो ये बचेगा m2z2, यहां पे तो जी है ही नहीं तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, प्लस m2 v2 अपॉन 2g, ये v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 m1 अपॉन ओमेगा 1 ये टर्म प्लस m1 z1 प्लस m2 m1 v1 स्क्वायर अपॉन 2g। अब जैसे हम देख रहे हैं यहां सब m2 कॉमन है और यहां m1 कॉमन है तो इसे हम कह सकते हैं, मैं इधर लिख दूंगा तो इसे हम कहेंगे जैसे अब यहां पे जितना मास फ्लो हो रहा है उतना ही मास हमें यहां से बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल्स टू m2। तो यहां पे अगर मैंने m कॉमन निकाल दिया यहां पे और यहां पे तो जैसे m1 इक्वल टू m2 है यहां पे m कैंसिल हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा P2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस z2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस z1। यह है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन जो कि हमने डिराइव कर दिया है, बर्नौलीज इक्वेशन। यह है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। अब इसके अजम्पशंस क्या क्या है, तो पहला अजम्पशन है कि फ्लूइड इनविस्किड है। इसका मतलब हमारे फ्लूइड में कोई विस्कोसिटी नहीं है, उसके लेयर्स एक दूसरे पे फ्रिक्शन नहीं डालते हैं। सेकंड है हमारा फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है। और तीसरा है नो फ्रिक्शन। यहां पे पाइप के जो वॉल्स है ये हमारे फ्लूइड पे कोई फ्रिक्शन नहीं डालते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो एप्लीकेशंस में लिख दूंगा। पहला है वेंचुरी मीटर, दूसरा है ओरिफिस मीटर, तीसरा है पीटोस ट्यूब, चौथा है नोजल और फिफ्थ और लास्ट है जेट स्प्रे।
यह वैसे कोई भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हर किसी चीज को बर्नौलीज इक्वेशन से अप्लाई कर सकते हैं, पर यह उसके बेसिक एप्लीकेशंस है। तो इतना ही है आज की वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और चैनल अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।